हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और इंसिडियस सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड पार्ट इंसिडियस चैप्टर 3, जो कि आया था चैप्टर 2 के 2 साल बाद 2015 में। पर ये उसके बाद की कहानी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रीक्वल है, यानी कि पिछले दोनों पार्ट से पहले की स्टोरी। मतलब कि टाइमलाइन के हिसाब से ये सबसे पहली इंसिडियस फिल्म है। इसके राइटर हैं पिछले दोनों पार्ट्स के राइटर ली वैनल। पर खास बात यह है कि इस बार डायरेक्टर भी वही हैं और ये उनकी पहली मूवी थी एज डायरेक्टर। इंसिडियस ने इन सबको एक नया करियर दिया है, चाहे जेम्स वान हो या फिर ली वैनल या पैट्रिक विल्सन या फिर लिन शे। अब जंप स्केयर्स के मामले में ये मूवी सबसे ज्यादा स्केरी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे जरूर देखो, वो भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि इंसिडियस मूवीज पूरी तरह पारिवारिक होती हैं। तो उसकी चिंता छोड़ दो, चिंता करो जंप स्केयर्स की। बाकी जो बिहाइंड द सीन्स बातें हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ, जिससे ये मूवी और ज्यादा स्पेशल हो जाएगी। और अगर आपने पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो उनकी वीडियोस भी चेक कर लेना, क्योंकि भले ये प्रीक्वल है पर फिर भी चीजें आपस में टकराएंगी, क्योंकि राइटर है ली वैनल, नाम ही काफी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लैम्बर्ट फैमिली के केस से 3 साल पहले, यानी कि 2007 में। हम देखते हैं क्विन ब्रैनर नाम के टीनेजर को, जो कि पहुंची है एलिस के घर। उसे एलिस की थोड़ी मदद चाहिए, पर एलिस फिलहाल रिटायर्ड है। अब ये अपनी साइकिक पावर्स का यूज नहीं करती। इस मूवी के स्टार्टिंग में ही ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है एलिस को जिंदा देखकर, क्योंकि ये तो फर्स्ट पार्ट में ही मर गई थी। और इस कंफ्यूजन का दोष जाता है इसके टाइटल पर। चैप्टर 1 में मर गई थी, लेकिन चैप्टर 3 में जिंदा है। ऑडियंस का फॉल्ट नहीं है, मेकर्स का फॉल्ट है। पर आप इतना समझ लो कि ये सबसे पहली इंसिडियस फिल्म है। चैप्टर 1 और 2 के इवेंट्स अभी 3 साल बाद होंगे। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि जवानी में एलिस ने यंग जॉश को बचाया था ब्राइड इन ब्लैक से। उसके बाद आती है ये स्टोरी, फिर इसके बाद जाकर आएगी लैम्बर्ट फैमिली। खैर, अब वैसे तो एलिस रिटायर्ड है, पर क्विन की शक्ल देखकर वो पिघल गई। क्विन को अपनी माँ से बात करनी थी, जो कि कैंसर की वजह से 1.5 साल पहले मर गई थी। पर इसे लगता है कि वो आज भी इसके आसपास है और इसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि इसके साथ थोड़ी अजीब चीजें भी होती हैं, जैसे कि रात को अचानक से कोई इसे जगा देता है, या फिर इसकी डायरी अपने आप जगह बदल लेती है। ये सारी बातें सुनकर एलिस समझ गई कि इसने पहले भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी, तो भी ये सब हो रहा है। अब उसने भी अपनी पावर्स का यूज करके इसकी माँ को पुकारा, लेकिन इसकी माँ की जगह कोई और ही सामने आ गया, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसे देखकर एलिस ने क्विन को सलाह दी कि दोबारा अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मरे हुए में से तुम किसी एक को पुकारोगी, लेकिन सुनेंगे सारे। If you call out to one of the dead, all of them can hear you. हालांकि एलिस की सलाह को उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। इस रात वो फिर से अपनी माँ से बातें करने में लग गई, और जवाब उसे मिल रहा था एक वेंट में से। अगली सुबह हम उसकी पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें है उसके डैड शॉन और छोटा भाई एलेक्स। डरमंड मुलरोनी इसमें क्विन नाम की लड़की के बाप का रोल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसी साल 2023 में इन्होंने फिर से एक क्विन नाम की लड़की के बाप का रोल किया है स्क्रीम 6 में। इंटरेस्टिंग। खैर, क्विन खाने से पहले अपने ब्रेकफास्ट की फोटो ले रही थी, तो उसका बाप गुस्सा कर रहा था कि तुम क्या खाती हो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसे पता नहीं है कि आने वाले सालों में क्या होगा। और स्कूल जाने से पहले एलेक्स पैक्स और टगर की वीडियो देख रहा था। ये भी इंटरनेट पर फेमस हैं, पर अभी ये एलिस के साथ काम नहीं करते। यार, ये फैमिली एक बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहती है, जिसका कारपेट रेफरेंस दे रहा है द शाइनिंग का। इनके साथ वाले रूम में रहता है हेक्टर नाम का लड़का, जो क्विन को पसंद करता है, लेकिन क्विन को पहले अपने करियर की चिंता है। और दूसरी साइड वाले रूम में रहता है एक ओल्ड कपल, हैरी और ग्रेस। क्विन को देखकर ग्रेस बोल रही थी कि मैं इसे जानती हूँ, पर उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो डिमेंशिया की शिकार है। खैर, एलेक्स को स्कूल छोड़ने के बाद क्विन एक परफॉर्मेंस आर्ट स्कूल के लिए ऑडिशन देने जाती है, जहाँ पर दूर से एक आदमी उसकी तरफ वेव कर रहा था, जिसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क था। और वहाँ पर ऑडिशन ले रहे थे जेम्स वॉन, पहली 2 मूवीज के डायरेक्टर। ये मूवी वो इसलिए डायरेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि तब वो बना रहे थे फ्यूरियस 7। फिर वहाँ से निकलने के बाद क्विन अपनी दोस्त मैगी के साथ टाइम बिता रही थी, और तभी उसे सड़क
सड़क के बीचों बीच फिर से वही आदमी दिखाई दिया जो कि फिर से उसी की तरफ वेव कर रहा था। वो भी सड़क में रुककर उसे देखने लगी, जिस वजह से एक कार ने उसे उड़ा दिया। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लाया गया जहां पर उसकी धड़कन रुक गई थी, जिस वजह से वो पहुंच गई थी कहां पर, द फर्दर में, यानी कि आत्माओं की दुनिया में। और तभी वो आदमी एकदम से उसके सामने आ गया, पर सही टाइम पर शॉक देकर डॉक्टर उसे वापस ले आए। अब ये जो ऑक्सीजन मास्क लगी आत्मा है, इसे कहते हैं द मैन हु कांट ब्रीथ, यानी कि वो आदमी जो सांस नहीं ले सकता, और फैंस ने इसका नाम रखा है द वीजिंग डीमन। आप समझ गए होंगे कि जब क्विन ने अपने आप अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, तब उसकी माँ की जगह ये डीमन उस तक आ गया और अब ये चाहता है क्विन को। इसलिए अलीस ने इसे सलाह दी थी, पर इसने नहीं मानी, तो अब डीमन इस पर हावी होता जा रहा है। उसका मोटिव क्या है, वो है कौन, ये तो हम आगे ही जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि पिछले 2 पार्ट्स में आत्माएं आई थी क्योंकि जॉश और डेल्टन अपनी बॉडी से निकलकर घूमते थे, पर इस बार आत्मा इसलिए आ गई क्योंकि क्विन ने अपनी माँ से बात करनी चाहिए। अब यही उसे भारी पड़ेगा। इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी दोनों टांगे टूट गई, यानी कि जो कुछ भी ये करना चाहती थी वो अभी तो नहीं होगा। अभी इसे काफी टाइम तक घर में ही रहना होगा जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाती, और ऐसे में ये उस डीमन के लिए एकदम इजी सा शिकार है। खैर 3 हफ्तों बाद शॉन उसे वापस घर लेकर आया, तो आते ही उसे मिल गई ग्रेस, और वो बोल रही थी कि जो आदमी सांस नहीं ले सकता, जो वेंट्स में रहता है, वो कल रात तुम्हारा नाम ले रहा था और फिलहाल वो तुम्हारे रूम में ही मौजूद है। अब वैसे तो इसकी बातें सारी बेकार होती हैं, पर ये सब सुनकर क्विन भी घबरा गई। अब अपने रूम में जाने से भी वो डर रही थी, पर शॉन उसे बेड पर सुलाकर आ गया। उसने क्विन को एक बेल भी दी कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। क्विन भी आराम से सो गई, पर रात में अचानक से उसकी आंख खुल गई क्योंकि उसके साथ अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कि ऊपर से किसी के चलने की आवाज आना, बेल का अपने आप बज जाना, ये सब। फिर भी वो इसे इग्नोर ही कर रही थी, लेकिन वो डीमन सच में उसके रूम में मौजूद था। अब जैसे ही वो उसके पास आया, तभी वहां पर आ गया शॉन बेल की आवाज सुनकर, और उसके आते ही डीमन गायब। उधर अलीस भी सोने की तैयारी कर रही थी, और इसके पास एक डॉग भी है जिसका नाम है वॉरेन। अब ये किसका रेफरेंस है वो आप मुझे बताओ जल्दी। जैसे ही वो सोई वैसे ही उसे कुछ दिखाई दिया, जिस वजह से वो उसी वक्त जाग गई। तब उसने डायरी पर एक नाम लिखा जो कि था क्विन का, यानी कि क्विन की जान को खतरा है। इधर क्विन आराम से अ क्लॉकवर्क ऑरेंज पढ़ रही थी, जिसके ऊपर बनी मूवी आजकल इंडिया में कुछ ज्यादा ही फेमस हो रही है। खैर वो दीवार पर टैप करके हेक्टर से बात करने में लग गई, क्योंकि दीवार के पीछे उसका बेडरूम है और रिप्लाई भी वो दे रहा था। तो क्विन उसके पास मैसेज करती है, जिसके बाद अचानक से वो सहम गई क्योंकि हेक्टर बताता है कि वो तो घर पर है ही नहीं। डरते हुए क्विन ने फिर एक बार टैप किया, लेकिन इस बार उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए वो लाइट बंद करके चुपचाप सो गई। और तभी ऊपर से आया डीमन का हाथ उसे जगाने। इससे पूरी सीलिंग क्रैक हो गई, जो कि शॉन भी देख पा रहा था, इसलिए वो ऊपर वाले रूम में गया चेक करने, लेकिन उसमें तो कोई रहता ही नहीं। पर अजीब से पैरों के निशान वहाँ जरूर थे, जो कि जा रहे थे बेड के नीचे, और इसी के नीचे है क्विन का बेडरूम। वो निशान बने थे किसी चिपचिपी टॉर्च जैसी चीज से, और ये बड़ा अच्छा तरीका है ये बताने का कि वो डीमन बीमारी को अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि वो खुद भी शायद ऐसे ही मरा होगा। अगली सुबह क्विन शॉन को बताती है कि मुझे किसी साइकिक से मिलना है, क्योंकि इसे अब भी यही लग रहा है कि ये सब इसकी माँ कर रही है। वो ये भी बता देती है कि 1 महीने पहले मैं अलीस नाम की साइकिक के पास गई थी, और फिलहाल अलीस भी फिर से इसकी माँ से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करने पर वो डीमन फिर से उसके पास आ गया। उसके टॉर वाले पैरों का पीछा करते हुए वो पहुंच गई अपने रीडिंग रूम तक, जो काफी टाइम से बंद था, लेकिन आज उस डीमन ने इसे खोल दिया। उसके पैरों का पीछा करते हुए वो नीचे भी चली गई, लेकिन अब वो पैर जा रहे थे दीवार पर, क्योंकि वो दीवार पे ही था। उसने अलीस को पकड़ लिया, पर किसी तरह बचकर वो ऊपर आ गई। इधर क्विन वीडियो कॉल पर मैगी के साथ बातें कर रही थी, पर अचानक से मैगी बोलती है कि क्या तुम्हारे पीछे एलेक्स है, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। तभी उसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई, क्योंकि वहां पर आ चुका था वो डीमन। दिन में भी ये नहीं रुकता। खैर वो क्विन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बीच में ही वो गायब हो गया। तो क्विन उसे बेड के नीचे ढूंढने लगी, पर तभी वो आ गया ऊपर से, और उसने क्विन को उठाकर नीचे पटक दिया। अब जाकर हम उसके गंदे टॉर्च से भरे पैर देख पाए। उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रूम में अंधेरा कर दिया, और क्विन बस देखती रही क्योंकि वो लाचार थी। फिर वो उसके ऊपर झपट पड़ा, पर किस्मत से तभी शॉन भी वापस आ चुका था। क्विन की चीख सुनकर वो जल्दी से भागकर उसके रूम में पहुंचा, तो उसने क्विन को फ्लोर पर पड़ा पाया, और उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। अब जाकर क्विन समझी है कि जिससे ये बात कर रही थी वो इसकी माँ नहीं, बल्कि वो डीमन था। इस सारी बात उसने शॉन को भी बता दी, और शॉन ये नहीं बोल रहा था कि ये सब तो बकवास है, बल्कि वो तो क्विन का पूरा साथ दे रहा था। वो नीचे गया तो
उसे पता चला कि इनकी पड़ोसन ग्रेस मर गई। वो हैरी को थोड़ी हिम्मत दे रहा था, लेकिन इसी बीच क्विन के साथ फिर से अजीब चीजें होने लगी। डर के मारे उसने फेस ढक लिया, पर जब कंबल हटाया तो उसने खुद को पाया ऊपर वाले फ्लोर पर। और वो जल्दी से नीचे जाना चाह रही थी, लेकिन डीमन उसे जाने नहीं देगा। उसने क्विन को ले जाकर उसी रूम में फेंक दिया जो इनके रूम के ऊपर है, और वहां पर उसे दिखाई दी एक लड़की जिसके हाथ पैर आंख और मुंह गायब थे। डर के मारे क्विन फ्लोर पीटने लगी, जिसे सुनकर शॉन जल्दी से ऊपर आया और क्विन को वहां पर पाकर वो भी हैरान था, लेकिन उसकी हैरानी दूर करने के लिए वहां पर मौजूद थे वही पैरों के निशान जो कि जा रहे थे एक टूटी हुई विंडो तक। शॉन ने झांका तो वो डीमन पड़ा था नीचे, पर जब क्विन ने झांका तो वो आ चुका था ऊपर उसे ले जाने के लिए, और शॉन ने किसी तरह क्विन को खींच लिया। अब सब कुछ इसके सामने हुआ तो कोई पर्दा रहा नहीं। इन्हें मदद चाहिए, जिसके लिए शॉन पहुंचा एलिस के पास। अब जैसे ये अपनी वाइफ की मौत से डील कर रहा है, वैसे एलिस भी डील कर रही है अपने हस्बैंड जैक की डेथ से, जो कि 1 साल पहले ही मरा था। और इसके लिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जैक ने खुद ही अपनी जान ली थी डिप्रेशन की वजह से। इसने सोचा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर लेगा। कई सारी बातें इसके दिल में ही रह गई थी जो इसे करनी थी, तो इसके लिए इसने क्या किया होगा? जैक की आत्मा से कांटेक्ट, और उसकी जगह इसे कोई ऐसा मिल गया जो इसकी जान का दुश्मन था, वही ब्राइड इन ब्लैक, जिसके चंगुल से इसने यंग जॉश को बचाया था। वो तब से इसी का वेट कर रही थी कि कब ये उस दुनिया में जाए और वो इसके पीछे लगे। इसलिए अब ये अपनी पावर का यूज नहीं करती क्योंकि इसे डर है कि वो ब्राइड इसे मार देगी। तो अब आप देखिए ली वैनल का दिमाग, जो भी हल्का सा गैप कहीं रह जाता है उसे ये आदमी इतनी अच्छी तरह भर देता है कि सबसे पहली मूवी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए। हम सब जानते हैं कि आज से 3 साल बाद जब वो ब्लैक ब्राइड जॉश की बॉडी में जाएगी तो सबसे पहले वो किसे मारेगी? एलिस को। पहले तो इसकी कोई ठोस बैक स्टोरी नहीं थी, लेकिन इस मूवी में ली वैनल ने वो भी बना दी। अब हमें पता है कि वो ब्राइड पहले से एलिस के पीछे लग चुकी थी और मौका मिलते ही उसने अपने काम को अंजाम दिया। अभी जो पार्ट आया है रेड डोर, उसे देखकर जो राइटिंग का खेल नहीं समझा वो अब समझ जाओ। यार ये सब जानने के बाद शॉन एलिस को कहता है कि तुम कुछ मत करना, बस क्विन से जाकर मिल लो, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। उसकी बात मानकर एलिस क्विन से मिलने पहुंची और एलिस को देखकर वो सच में काफी खुश हुई, और उसकी ये हालत देखकर एलिस को दिल से बुरा लगा। इसलिए वो फिर एक बार उसकी हेल्प करने में लग गई, और इस बार वो सीधा कांटेक्ट कर रही थी उस डीमन से। ऐसे द फर्दर में जाकर वो लालटेन लेकर आगे बढ़ती गई और पहुंच गई रेड डोर तक, जो इस बार है लिफ्ट। रास्ते में उसे और भी डरी हुई आत्माएं मिल रही थी जो उस डीमन से ही डर रही थी, क्योंकि ये सब उसकी गुलाम है। अब लिफ्ट लेकर वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंची, जहां पर उसे दिखाई दिया एक घर, और उस घर में थी एक क्रीपी सी आत्मा जो उसे आगे जाने को बोल रही थी। Tell me, friend, how I meet my end. पर आगे उसका वेट कर रही थी वो ब्लैक ब्राइड, जिसने सीधा ही उसका गला पकड़कर उसे सोफे पर दबा दिया। रियल लाइफ में भी उसका दम घुट रहा था, तो शॉन ने उसे जल्दी से जगा दिया, जिस वजह से वो बच गई। और हम जानते हैं कि आखिर में इसका अंत सेम ऐसे ही होगा। वो ब्लैक ब्राइड सोफे पर ही इसका गला घोट कर इसे मारेगी। यह है परफेक्शन। खैर मदद करके एलिस पछताई, इसलिए वो तो वहां से भाग गई। पर इसके बाद एलेक्स ने शॉन को रूबरू कराया स्पेक्स और टकर से, जिनका कंटेंट वो पूरा दिन देखता है। अब वैसे तो वो जोकर लग रहे थे, पर शॉन को कुछ तो करना ही था, इसलिए उन दोनों को ही बुला लिया। यहाँ ली वैनल के कपड़ों पर आप लोगों देख सकते हो कैस्पर का, जो काफी फ्रेंडली भूत है। और ली वैनल की वैल्यू आप इस बात से लगा लो कि इस मूवी के राइटर भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं, और साथ में एक्टर भी, और तीनों ही चीज में ये भारी हैं। खैर आते ही वो दोनों काम पर लग गए। उन्होंने क्विन के ऊपर कैमरा और माइक फिट कर दिया, ताकि रात में अगर कुछ हुआ तो ये कैप्चर कर लेंगे। द रिलीज जाकर मिलती है अपने पुराने दोस्त कार्ल से, जो कि यंग जॉश के केस में इसके साथ था, बल्कि इसी ने एलिस को बुलाया था। वो एलिस को समझाता है कि तुम उस ब्राइड से ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम जिंदा हो, और यही लाइन एलिस ने बोली थी जॉश को फर्स्ट पार्ट में, तभी वो उस लंबे बाल वाले आदमी से लड़ पाया था। तो ली वैनल ने इस लाइन की भी बैक स्टोरी निकाल दी। कार्ल उसे बताता है कि तुमने इस बच्चे को बचाया तो आज इसका खुद का भी बच्चा है। ये बात कर रहा है डेल्टन की, जिसकी मदद के लिए भी यही जाएगी आने वाले टाइम में, और वहीं पर इसकी मौत होगी उसी ब्राइड के हाथों। किसी फ्रेंचाइज को लिखो तो फिर ऐसे लिखो, नहीं तो रहने दो। यार इधर ये तीनों जागे हुए थे ऑलमोस्ट, तभी अचानक लाइट चली गई और वो देखते हैं कि क्वीन उठकर चल रही थी, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि उसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं। वो तीनों जाकर चेक करते हैं तो क्वीन रूम से गायब थी क्योंकि वो छुपी हुई थी अलमारी में, पर जब शॉन ने चेक किया तो अलमारी में सिर्फ कैमरा था। क्वीन खड़ी थी उनके पीछे, जिसे पोजेस किया हुआ था डीमन ने। उसने अटैक करके बारी बारी से तीनों को बिछा दिया, फिर बेड पर अपने पैरों को मार मार कर प्लास्टर तोड़ा, और इसके बाद वो टूटी टांगों से ही चलकर शॉन के पास आई उसके सामने अपनी जान लेने। पर शॉन ने सही टाइम पर उसे रोक लिया, जिस बीच उसके गले के अंदर वो देख पाया एक आंख।
उन्होंने क्विन को बांधा, तब जाकर वो शांत हुई। पर ये सब देखकर तो स्पैक्स और टकर भी हिल गए। वो बोल रहे थे कि ये हमारे बस की बात नहीं, और ये सुनकर शॉन गुस्से में उन्हें घर से निकाल रहा था कि तभी वहाँ पर आ गई एलिस। उसने दोनों को रोक लिया क्योंकि ये भी काम आएंगे। फिर एलेक्स को वहाँ से भेजकर एलिस उन्हें बताती है कि आमतौर पर ऐसी आत्माओं को चाहिए होती है हमारी बॉडी, ताकि वो अपनी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में वापस आ सके। पर ये डीमन अलग है, वो अपनी ही दुनिया में रहकर हमारी आत्माओं को भी गुलाम बनाकर अपने पास रखना चाहता है। ये है उसका मोटिव। और जैसा कि हमने देखा, उसके पास कई सारी लड़कियां पहले से कैद हैं और क्विन की आत्मा को भी वो ले जा चुका, लेकिन आधी। अब इससे पहले कि पूरी जाए, इन्हें क्विन को वापस लाना होगा उसी दुनिया में जाकर, और ये काम कर सकती है सिर्फ एलिस। उसने टकर को कैमरा वगैरह सेट करने के लिए बोला और फिर स्पैक्स से पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, तो उसने बोला कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ वो प्रोसेस जिसमें एलिस बोलती है और स्पैक्स उसे लिखता है। स्पैक्स पूछता है कि क्या उस दुनिया का कोई नाम भी है, तब एलिस कहती है कि हम उसे बुलाएंगे द फर्दर, यहाँ से नाम आया था। अब एलिस उस दुनिया में जाती है और वहाँ पर जो भी डरी हुई आत्माएं थी वो सब भी इसी बिल्डिंग में रहती थी। उस डीमन ने इन्हीं के हाथों इनकी जान लेकर इनकी आत्माओं को कैद कर लिया। उन्हीं में से एक आत्मा के जरिए वो उस डीमन के रूम तक पहुंची, लेकिन वहाँ पर उसे फिर से पकड़ लिया ब्लैक ब्राइड ने। तभी उसे याद आ गई कार्ल की बात। उसने ब्राइड को इतनी दूर फेंक कर मारा कि वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर सामने कोई बैठा था तो एलिस उसके पास गई, पर उसे देखकर वो रोने लगी क्योंकि वो था उसका हस्बैंड जैक, जिससे ये कब से बातें करना चाहती थी। पर वो उसे बोल रहा था कि अपनी जान देकर मेरे साथ इसी दुनिया में रह जाओ, जिससे एलिस समझ गई कि ये जैक नहीं बल्कि वो डीमन है। उसने उल्टा डीमन पर ही अटैक करके बोला कि क्विन को वापस करो। तब डीमन ने ताली मारी तो उसकी पेट वहां पर आ गई, जो कि थी क्विन की आत्मा, जिसके हाथ और आंखें गायब थी, यानी कि अभी आधी है। एलिस जल्दी से उसे साथ लेकर भागी, लेकिन डीमन बहुत बड़ी रुकावट था। पर एलिस भी कोई कम नहीं थी। उसका सामना करते हुए वो क्विन की आत्मा को बॉडी तक वापस ले आई और खुद वो अपनी बॉडी में आ चुकी थी। पर क्विन के लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अपनी बॉडी में उसे खुद ही वापस आना होगा, जो कि डीमन होने नहीं देगा। वो सब उसे वापस बुला रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उल्टा डीमन उसकी पूरी आत्मा को खींच रहा था। तब एलिस को आवाज आती है ग्रेस की आत्मा की, जो उसे किसी किताब के बारे में बता रही थी। वो किताब थी क्विन की डायरी, जिसमें उसकी माँ का लिखा हुआ लेटर पड़ा था, जो आज तक क्विन को नहीं मिला। क्विन की माँ लिली ये लेटर छोड़कर गई थी ताकि क्विन इसे ग्रेजुएशन से पहले पढ़े, और आज तक ये खोया रहा क्योंकि लिली के मरने के बाद क्विन ने अपनी डायरी कभी खोली नहीं। यानी कि इसकी माँ सच में इसे सिग्नल दे रही थी इसकी डायरी को मूव करके। अब एलिस एक बार फिर से लिली को बुलाती है और इस बार वो आ गई। इंसिडियस में पहली बार हम एक प्योर आत्मा देख पाए। उसने क्विन के कान में कुछ बोला जो डीमन की सारी बातों पर भारी था। क्विन ने होश में आकर उसके चेहरे से मास्क हटा दिया, जिस वजह से उसका दम घुट गया और वो हो गया खत्म। क्विन फ्री होकर वापस आ गई। तब एलिस ने उसे बताया कि तुम्हारी मॉम भी इस वक्त यहीं पर हैं और उन्हीं की वजह से तुम वापस आ पाई। लिली बता रही थी कि जब क्विन ऑडिशन देने गई थी तब ये भी वहाँ पर मौजूद थी, और उसका कहना था कि मुझे मत ढूंढो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ इस तरह ये नाइटमेयर एंड हुआ और यहाँ से शुरुआत हुई एक नई टीम की। इनकी वैन की नंबर प्लेट पर लिखा है स्पेक्स्टर, स्पेक्स और टकर। डरने के बजाय अब एलिस लोगों की मदद करेगी और इसकी हेल्प करेंगे ये दोनों, जिसके लिए ये इन्हें ड्रेस भी देगी, जो कि आप पहले देख चुके हो। इस रात में एलिस चैन की नींद सोने जा रही थी कि तभी उसका डॉग भौंकने लगा, क्योंकि उसके सामने एक चेहरा था और एलिस के पीछे था वही रेड फेस डीमन। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। अब ये तो एक प्लॉट होल है क्योंकि रेड फेस डीमन की मुलाकात एलिस से काफी बाद में होगी, पर जब तक ली वैनल जिंदा है तब तक आप किसी भी चीज को प्लॉट होल नहीं बोल सकते। ये आदमी जो भी करता है एकदम सोच समझ के करता है। ली वैनल की डायरेक्शन भी एकदम कमाल है और जिस तरह से जंप्स केस प्लान किए वो भी कमाल है। जंप्स केस के मामले में ये सबसे बेस्ट मूवी है इस फ्रेंचाइज की। बाकी लिखाई तो आपको पता ही है। इसमें और भी लिंक जोड़े गए और एलिस को भी एक इमोशनल बैक स्टोरी दे दी, और इससे भी ज्यादा तगड़ी बैक स्टोरी उसे मिलेगी अगले पार्ट में, जो कि इसका सीक्वल होगा, तो का वेट करना। हम ऑलरेडी एलिस का फेट जानते हैं, फिर भी हम उतनी बेचैनी से अगला पार्ट देखेंगे क्योंकि हमें पता है कि राइटर ली वैनल है। बाकी ली वैनल की डायरेक्शन और देखनी है तो आप देख सकते हो अपग्रेड और द इनविजिबल मैन। जरा भी निराश नहीं होगे। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $11 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $113 मिलियन। ली वैनल चाहते थे कि वीजिंग डीमन 7 के स्लॉथ विक्टिम जैसा दिखे, तो इस रोल के लिए उसी सेम एक्टर को कास्ट कर लिया गया। और वीजिंग डीमन ही इकलौती आत्मा है जो पिछले दोनों पार्ट्स में नहीं थी और ना ही उसका लैम्बर्ट फैमिली के साथ कोई कनेक्शन था। ये ली वैनल का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें उन्हें 3 क्रेडिट्स मिले, राइटिंग, डायरेक्टिंग और एक्टिंग। 100 में 2 थे।
क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान ली वैनल चाहते थे कि बाकी एक्टर्स एकदम आखिरी मोमेंट तक लिली को प्ले करने वाली एक्ट्रेस से ना मिलें ताकि उनका रिएक्शन एकदम रियल आए। इसलिए एक्ट्रेस एली केट्स एकदम आखिरी सेकंड पर सेट में आई थी, इसलिए उन सब का रिएक्शन एकदम जेन्युइन था क्योंकि सब ने पहली बार लिली को देखा था बिल्कुल हमारी तरह। प्रोड्यूसर जेसन ब्लम ने बताया था कि थर्ड पार्ट की तैयारी वो तभी से कर रहे थे जब सेकंड पार्ट की प्रमोशन चल रही थी। ये हेली कियोको की डेब्यू फीचर फिल्म थी और स्टेफनी स्कॉट की पहली हॉरर फिल्म। स्टेफनी और हेली दोनों सेम साल में फिर से एक साथ नजर आई थी जेम्स एंड द होलोग्राम्स में, और स्टेफनी हेली की म्यूजिक वीडियो गर्ल्स लाइक गर्ल्स में भी नजर आई थी। जिस बिल्डिंग में क्वीन रह रही थी वही सेम बिल्डिंग यूज हुई थी द बटरफ्लाई रूम में। इसके ट्रेलर में शैरन वैन एटन का सॉन्ग अफ्रेड ऑफ नथिंग यूज हुआ था, वो भी बिना परमिशन के, और ये बात फैंस ने ट्विटर पर शैरन को बताई, तब जाकर मेकर्स ने शैरन को पे किया। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो और मेरे एफर्ट आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी पाने के लिए आपको करने होंगे 1500 कमेंट्स। उसके लिए आप ये बताओ कि जब पहली बार डायरेक्टर बनने का चांस मिला तो ज्यादा बेहतर किसने किया, ली वैनल ने या पैट्रिक विल्सन ने। बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन बिना बुलाए आपके पास पहुंच जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।